Hello guys and welcome back to RJ Academy. I'm your host, mentor, tutor by whatever name you would like to call ऋषभ जैन। थोड़े से बाल सेट कर लेते हैं। आज का मुहूर्त अच्छा है। मुहूर्त क्यों अच्छा है पता नहीं क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। बट लेट्स कंटिन्यू विद दैट टॉपिक। अभी हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से करने वाले हैं, ठीक है। काफी लोगों को इंटरेस्टिंग या इंटरेस्ट आने लग गया है कि कैसे कोई रिटर्न के अंदर काम किया जाएगा। ओके। अब अभी भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल आ रहे हैं कि सर अभी भी हमको पूरी पिक्चर समझ में नहीं आ रही है कि क्या होगा कैसे रिटर्न प्रिपेयर होगा। मैं कह रहा थोड़ा सा थांबा। एट द एंड ऑफ द डे यू विल अंडरस्टैंड एवरी सिंगल कॉन्सेप्ट। There are two elements. See, first is the practical scenario and then there is the theoretical scenario. Practical scenario will always be there when you are going to work into any US taxation industry. बराबर। theoretical scenario is very much important as of for the time being. Reason being, अगर हमने enrolled agent का एक बार भी लाइसेंस ऑब्टेन कर लिया फिर तो लाइफ स्मूथ है। और यही कॉन्सेप्ट जो हम अभी सीख रहे हैं, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो आपको समझ में भी आ रहे हैं, वो आगे चल के काम आएंगे। पर कैसे आएंगे वो हम ग्रेजुअली समझेंगे। ऐसा नहीं होता ना कि डे वन पे ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और मैं आपके साथ हूँ। सी गाइज, जब मैं अपने सीपीए की पढ़ाई कर रहा था, आई लव टेलिंग स्टोरीज अबाउट माई सेल्फ। ओके, आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट इट बट आई लव टेलिंग दोस काइंड ऑफ स्टोरीज। मौका नहीं मिलता ना ऐसा। तो इनिशियली मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बट जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाते हैं, जैसे जैसे हम एमसीक्यूज देते जाते हैं, इवेंचुअली वो लर्निंग कर्व हमारा आता रहता है। सो हैव सम पेशेंस। मुझे पता है काफी लोगों ने उस दिन मेरे को शाम होते ही मैसेजेस ड्रॉप करने शुरू कर दिए कि सर प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, प्रैक्टिकली क्या होगा, ट्रायल बैलेंस को कैसे यूज करेंगे, पीएनएल को कैसे यूज करेंगे, रिटर्न कैसे बनेंगे, सॉफ्टवेयर कैसे बनेंगे। देखो दोस्तों, सॉफ्टवेयर की पढ़ाई हमारे कोर्स के अंदर नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होने वाला है, तो हम पहले समझेंगे कि फॉर्म कैसे बनता है। बट फॉर्म को समझने से पहले हमको ये तो समझना पड़ेगा कि उसकी बेसिक्स क्या है। अगर हम बेसिक्स ही नहीं समझेंगे तो फिर तो सारी की सारी मेहनत बेकार रह जाएगी। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी अदर टाइम लेट्स डाइव इनटू आवर टॉपिक। एंड एज आई यूजुअली से गाइस, गो गेट योर चाय, कॉफी, छाछ, लस्सी, व्हाटएवर ड्रिंक you would like to have so that you can wake out throughout the session and I can teach you well. It's Sunday morning and I believe most of you are energized and ready to dive into the topic. Keep on asking your queries in the chat box. I will reach you out. मेरे दूसरे स्क्रीन पे आप सबकी चैट मुझे दिखती रहेगी। कीप ऑन टाइपिंग योर क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चन आएंगे मैं उसको पढ़ लूंगा। नो नॉट वरी, नाम नहीं लिया जाएगा। कोई भी सवाल हो पूछो, बिंदास पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी का ही खेल है पूछने का, ठीक है। अब मैं आपके साथ में एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, बट स्क्रीन शेयर करने से पहले एक एक चीज आज, ठीक है। आज मैं ना बहुत सारी टिप्स दूंगा, ठीक है। अब ये टिप्स क्या होगी, ये दो तरीके से काम आती है। एक तो शो ऑफ के काम आने वाली, ठीक है। दूसरा इंटरव्यू के राउंड में काम आएगी, ठीक है। सो शो ऑफ कैसे कर सकते हो कि अपने, ये चीजें बहुत लोग मिस्टेक्स करते हैं, इवन मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में भी वो मिस्टेक्स होती है। तो अब ये शो ऑफ का तरीका हो जाता है। कल को आपके साथ में कोई ऐसी कोई रील वील बना रहा है या कोई भी लिंक्डइन पे जाके कोई डाल रहा है, कोई पोस्ट डाल रहा है, तो यहाँ पर यू कैन शो ऑफ योर नॉलेज। ओके। दो, सी, सीपीए वर्ल्ड में, एनुअल एजेंट वर्ल्ड में शायद लोगों को पता है बट जनरल पब्लिक को नहीं पता है। तो हमको शो ऑफ का करना है, हमको शो ऑफ करना है जनरल पब्लिक के पास में। ओके। और थोड़ा बहुत हमको हमारे रिक्रूटर्स के उधर भी शो ऑफ करना रहेगा। रीजन भी, हम चाहते हैं कि वो लोग हमको देखे। ओके। So great. Now I'll share my screen and then we can have the start. We can start the discussion. Meanwhile, you have any questions? Keep on asking. Let me check कि मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है कि नहीं। आई गेस आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। परफेक्ट, ग्रेट, सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। सी, मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूं पहले से। इस दुनिया में दो तरीके से काम होते हैं। पहला होता है आपकी सैलरी। ओहो, सैलरी, ठीक है। अब सैलरी जो कॉन्सेप्ट है, टिप नंबर वन आज की। सी, जो सैलरी रहती है आपकी वो दो तरीके से दी जाती है। पहला आपके एम्प्लॉयज को दी जाती है और दूसरा वो दी जाती है आपके शेयर होल्डर्स को। ओके। अब हम अभी पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। तो मैंने यहाँ पे जो नाम लिखा है वो क्या लिखा है, शेयर होल्डर।
तो यहाँ पर एक चीज समझनी होगी कि वेन एवर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर्म 1065, ठीक है, डू रिमेंबर दिस थिंग, इट इज कंसिडर्ड एज इलीगल टू distribute salary to whom? To your partners. ये क्या मतलब हो गया? सो इन शॉर्ट, पार्टनरशिप फर्म कभी भी अपने एम्प्लॉयज को छोड़ के अपने पार्टनर्स को सैलरी नहीं दे सकती है। अगर वो दे रही है तो उनको मना करो। सो मेरे पास में एक क्लाइंट था, मैं एक फ्रीलांसिंग गिग पे काम कर रहा था, पार्टनरशिप रिटर्न था, और उन्होंने क्या, उनकी पार्टनरशिप फर्म अच्छी थी। जब मैं उनका रिटर्न प्रिपेयर कर रहा था, आई सॉ वन थिंग कि इन लोगों ने सैलरी दी हुई थी। जब मैं सैलरी को रिकंसाइल कर रहा था कि भाई सैलरी बराबर गई है कि नहीं गई है एम्प्लॉयज के बीच में, आई नोटिस वन थिंग कि उस फर्म के अंदर 3 पार्टनर्स थे और तीनों पार्टनर्स सैलरी उठा रहे थे। एंड आई रीच आउट, और सैलरी उठा रहे थे इतना ही नहीं, उन लोगों को W2 भी देने लग गए थे। तो आई रीच आउट टू दोस पीपल, मैंने कहा कि देखो सर, पार्टनरशिप के अंदर आप अपने एम्प्लॉयज को छोड़ के पार्टनर्स को सैलरी नहीं दे सकते। वो बोलते कि हम तो काफी टाइम से ऐसे करते आ रहे हैं। मैंने पूछा कि भाई प्रीवियस टेक्स्ट जो भी प्रिपेयर था या सीपीए था या एनरोल एजेंट था, तो क्या वो भी सेम ही चीज प्रैक्टिस को फॉलो कर रहा था? उसने कहा कि हमसे तो कभी उसने कुछ पूछा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बताया, जो भी सैलरी थी वो लोड कर देता था या पॉपुलेट कर देता था रिटर्न के अंदर। तो वो क्या करता था कि जो भी ट्रायल बैलेंस या जो भी इंफॉर्मेशन या पीएनएल वो प्रोवाइड करता था, जो भी नंबर्स होते वो उसमें पुट इन करता था और रिटर्न प्रिपेयर कर देता। उसने कभी भी ये जाके चेक नहीं किया कि सैलरी क्या पार्टनर्स को दी जा रही है कि नहीं जा रही है, ठीक है। और यहीं पर हम लोगों का काम होता है कि हमको ये चीज प्रैक्टिकली देखना पड़ता है कि पार्टनर्स को सैलरी दी जाती है। अगर दी जा रही है तो वो दैट इज नॉट पॉसिबल, पार्टनर्स को सैलरी नहीं दी जा सकती। बट बट जब हम 1120S के ऊपर काम करते हैं, तो उस टाइम पे हम हमारे शेयर होल्डर्स को एक रीजनेबल सैलरी दे सकते हैं। तो टिप नंबर 2 क्या हो गई अब आपकी? टिप नंबर 2, जो जनरली जनरली आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू राउंड्स के अंदर कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस और व्हाट इज द की डिफरेंस, ठीक है, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन 1120S एंड 1065? सो द फर्स्ट डिफरेंस between 1120S and 1065 is that you cannot distribute salaries to your partners. Okay. दूसरी आएगी जिसे बोलते हैं हम SE, ठीक है। अब SE क्या होता है? इसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स के ऊपर अभी चर्चा थोड़ा सा करेंगे, ये दूसरी टिप रहने वाली है, अभी हम बात करते हैं। तो यहां तक इस सबको समझ में आया है कि नहीं, पहले मेरे को ये बताओ। तो आपके जब डिफरेंशिएशन की हम बात करेंगे, जब हम 1120 भी समझ जाएंगे पूरा, तो ये सबसे की फैक्टर रहता है और जनरली लोग इसमें पूछते हैं। रिक्रूटर्स जनरली ये नहीं सुनना चाहते हैं कि व्हाट इज द फॉर्म डिफरेंस between 1120S and 1065. They want to understand what is the logical difference between 1065 and 1120S and what are the key benefits of using a partnership or a 1120S kind of form, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस कि सैलरी का डिफरेंशिएशन आ जाता है कि पार्टनरशिप के अंदर आप सैलरी नहीं दे सकते पार्टनर्स को, वेयर शेयर होल्डर्स को आप सैलरी दे सकते हो, दैट टू बी अ रीजनेबल वन, ठीक है। तो सर अगर उनको सैलरी नहीं देंगे तो फिर क्या देंगे? उनको डिस्ट्रीब्यूशंस दो, कोई दिक्कत नहीं है, उनको अलोकेशंस दो, उनके हिसाब से उनको अलोकेशंस दो, उनको गारंटीड पेमेंट दो, बट सैलरी को छोड़ के आप दूसरे परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, बस ये चीज ही नहीं यूज कर सकते। So this is the first key difference between a salaried person, sorry, a part in between 1065 and 1120S. अब जनरल, जैसे हम पहले देख चुके हैं कि कितने तरह की पार्टनरशिप होती है। एक तो होता है जनरल पार्टनरशिप, एक होता है LP लिमिटेड पार्टनरशिप, एक हो जाता है LLP, एक हो जाता है LLLP, ठीक है। ये 3-4 तरह के फॉर्मेट्स होते हैं। अब जनरल पार्टनर्स जो होते हैं किसी भी फर्म के अंदर, ही सी नहीं है, जी है, जो भी जनरल पार्टनर्स होते हैं, जो भी इनकम उनको डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। अब उनको कौन सी इनकम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूट होगी? उनको ऑर्डिनरी इनकम डिस्ट्रीब्यूट होने वाली। तो जो भी ऑर्डिनरी इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है उसके ऊपर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स लगता है। अभी के लिए ये समझ लो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स क्या है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स क्या मानते हैं? पार्टनरशिप के अंदर ऐसा माना जाता है कि जो पार्टनर है वो ही ओनर है और वो ही एम्प्लॉय है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि हम इनको W2 नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अब जब हम इनको W2 नहीं दे रहे हैं तो इसके अंदर 2 तरह के टैक्सेस होते हैं। एक होता है सोशल सिक्योरिटी टैक्स,
सोशल सिक्योरिटी टैक्स और एक होता है मेडिकेयर टैक्स। ये दो तरीके टैक्स होता है। क्योंकि हम इनको W2 नहीं दे रहे हैं तो ये दोनों टैक्सेस भी डिडक्ट नहीं होते हैं उनकी इनकम में से। तो अब क्या होता है, गवर्नमेंट ऐसे बोलती है कि भाई ये आपके ओनर भी है और ये एम्प्लॉय भी है, तो आप अगर आप इनको ये दोनों टैक्सेस नहीं दे रहे हो, अप्लाई नहीं हो रहे हैं, तो उसी के लिए हम दूसरी तरह से आपसे टैक्स वसूलेंगे। ठीक है, अब उस दूसरे वे को क्या बोलते हैं, उस वे को बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी, सॉरी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है वो भी हमारे कोर्स के अंदर है, बट अभी नहीं है। जब हमारा 1065 और 1120 खत्म हो जाएगा तब हम इसको समराइज करके पढ़ेंगे, क्योंकि क्लैरिटी और अच्छे से आ जाएगी। तो होल्ड ऑन फॉर सोशल सिक्योरिटी टैक्स। तो दिस इज एन एडिशनल टैक्स। जो ऑर्डिनरी टैक्स होता है वो तो रहेगा ही रहेगा, बट दिस इज ऑल्सो एन ऑर्डिनरी, दिस इज वन मोर टैक्स दैट इज अप्लाइड ऑन टू योर ऑर्डिनरी इनकम। ठीक है, अब जनरल पार्टनर्स को क्या जाने वाला है, जनरल पार्टनर्स को जाता है ऑर्डिनरी इनकम। अब ऑर्डिनरी इनकम के ऊपर एक टैक्स लगता है। अब उस टैक्स को क्या बोलते हैं, उस टैक्स को बोलते हैं हमारा एसई टैक्स और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स। बट अब जो लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं, अपार्ट फ्रॉम जनरल पार्टनर्स, जो भी लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं, उनके ऊपर, ठीक है, उनके ऊपर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स नहीं लगता है। अब कोई पूछेगा कि सर क्यों नहीं लग रहा है। सी, देखो, एक हो गया हमारा पार्टनर, सॉरी, ये हो गया हमारा पार्टनर। अब पार्टनर की दो कैटेगरी हो गई, एक हो गया हमारा जनरल पार्टनर, एक हो गया हमारा लिमिटेड पार्टनर। ठीक है, जनरल पार्टनर की ऑर्डिनरी इनकम के ऊपर आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स लगेगा, ऐसी टैक्स लगेगा। बट लिमिटेड पार्टनर के ऊपर देर इज नो नो एस ई टैक्स। ठीक है, ये एक बेनिफिट हो गया लिमिटेड पार्टनर के ऊपर। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है, ये जो लिमिटेड पार्टनर होता है, ठीक है, आगे चल के कॉन्सेप्ट आएगा, उसी को मैं यहीं पर ही एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब ये जो लिमिटेड पार्टनर है, इसके पास में कोई एक पर्टिकुलर स्किल होती है। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई, मैंने उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर ऐसा बोला कि मैं सीपीए हूं, ठीक है, तो मैं आपके सारे के सारे अकाउंट्स को मैनेज कर लूंगा। ओके, तो अब मैं जो भी अकाउंट्स को मैनेज करूंगा, या चलो ये थोड़ा सा वेग हो जाएगा क्योंकि इसमें गारंटेड पेमेंट का आ जाएगा। हाँ, इस तरह से करते हैं। ठीक है, एक जैसे हो गया हमारा एंजेलिना जॉली। ठीक है, एजे, एंजेलिना जॉली एक आ, उसकी खुद की सोल प्रोप्राइटर है, वो एक सोल प्रोप्राइटर है। ठीक है, अब ये जो सोल प्रोप्राइटर है एंजेलिना जोली, ये एक तरीके से मेकअप का वो चलाती है, क्या बोलते हैं उससे, बुटीक चलाती है। ओके, ये बुटीक हो गया, काइंडली एक्सक्यूज मी फॉर माय स्पेलिंग्स। ये बुटीक चलाती है। अब ये जो पार्टनरशिप है, ये एक इवेंट मैनेजमेंट है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। ठीक है, ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। अब एजे मतलब कि एंजेलिना जोली जो है वो लिमिटेड पार्टनर भी है इस इवेंट मैनेजमेंट फर्म के अंदर। ठीक है, अब इवेंट मैनेजमेंट अपने क्या करती है कि कहीं पे इवेंट मैनेजमेंट करिए, किसी की कोई भी ब्राइडल आई, उसका ब्राइडल का मेकअप करना है। ठीक है, अब ब्राइडल मेकअप करना है तो क्या हुआ कि पार्टनरशिप फर्म ने एंजेलिना जोली को जाके रीच आउट किया और उसको बोला कि एंजेलिना, डू मी अ फेवर, व्हाई डोंट यू डू द मेकअप ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्राइड, एंड फॉर दैट वी विल बी पेइंग यू एन एक्स अमाउंट। ठीक है, तो एंजेलिना बोले कि ठीक है, मैं कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो रहा है, ये जो वर्क किया जा रहा है या ये जिस हिसाब से काम किया जा रहा है, दिस इज नॉट डन ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। रीजन मीन लिमिटेड पार्टनर के पास में पावर्स लिमिटेड होती है, वो डे टू डे एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इसको वो अलग तरीके से रीच आउट करते हैं। अब अलग तरीके से कैसे रीच आउट करते हैं, वो बोलते हैं कि हम आपको है ना एज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हायर करते हैं, आप है ना हमारे जितने भी ब्राइडल मेकअप्स आते हैं उनके ऊपर आप ही मेकअप करा करो, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल हो, बहुत सालों से आप इंडस्ट्री के अंदर हो, तो यू कैन जस्ट डू द मेकअप, और उसके लिए हम आपको एक एक्स अमाउंट पे करेंगे। अब इस एक्स अमाउंट को पे करने के लिए एक फॉर्म बनता है, उस फॉर्म को बोलते हैं 1099 NEC। इसको बोलते हैं नॉन एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन। ये नॉन एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन या ये जो फॉर्म है, ये कौन दे रहा है, ये फॉर्म दे रहा है इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है, दो एंजेलिना जोली यहाँ की लिमिटेड पार्टनर है, बट वो काम कैसे कर रही है, एज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर।
Now, if a partner works as an independent contractor and she receives some kind of money for that particular contract, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, लिमिटेड पार्टनर जो भी 1099 एनईसी के थ्रू इनकम आई है, जो भी 1099 एनईसी के थ्रू इनकम आई है, इस इनकम के ऊपर शी हैज टू पे दी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स। ठीक है, इसको समराइज करते हैं फिर समझते हैं वापस से और आगे। तो पार्टनरशिप फर्म हो गई, पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक हो गया जनरल पार्टनर, एक हो गया लिमिटेड पार्टनर। जनरल पार्टनर के ऊपर हमेशा जितने भी ऑर्डिनरी इनकम होगी उसके ऊपर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स लगेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, लिमिटेड पार्टनर के ऊपर ऑर्डिनरी इनकम के ऊपर नो टैक्स एप्लीकेबल फॉर एसई टैक्स, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स नहीं लगने वाला। बट अगर लिमिटेड पार्टनर कोई दूसरे वे से या इंडिपेंडेंट वे से, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के बेसिस पे उनको कोई भी सर्विस प्रोवाइड कराता है फर्म को, अब यहीं पर ये एंजेलिना जोली की जगह ये हो जाता ब्रैड पिट। ठीक है, और ब्रैड पिट एक कारपेंटर है और कारपेंटर सर्विसेज दे रहा है मैनेजमेंट फर्म को फॉर डेकोरेटिंग या फिर पूरा रीडिजाइनिंग देयर इंटीरियर। तो अब यहाँ पर मैनेजमेंट, इवन मैनेजमेंट कंपनी जितना भी पेमेंट कर रही है ब्रैड पिट को, तो वो किस बेसिस पे कर रही है, वो एज ए कॉन्ट्रैक्टर के बेसिस पे उसको पे कर रही है। अब ये जो भी इनकम हुई है ब्रैड पिट को एज ए कॉन्ट्रैक्टर, ये इवन मैनेजमेंट कंपनी उनको क्या देने वाली, उनको देगी 1099 एनईसी। अब इस 1099 एनईसी पे क्या होने वाला है, ब्रैड पिट को एक टैक्स लग जाएगा। ठीक है, अब वो टैक्स कौन सा लगने वाला है, वो लगने वाला है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स। सेम सिनेरियो एंजेलिना जोली के लिए भी हो गया था कि जब वो मेकअप की सर्विसेज दे रही थी एज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, तो उस टाइम पे जो भी इनकम एंजेलिना जोली को रिसीव हो रही है इस पार्टनरशिप फर्म से, उसके ऊपर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स लग जाएगा। वरना जनरली उनकी ऑर्डिनरी, मतलब लिमिटेड पार्टनर्स की ऑर्डिनरी इनकम के ऊपर देयर वुड बी नो नो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स, एसई टैक्स। फेयर इनफ, यहां तक समझ में आया सभी को कि नहीं आया, मेरे को बताओ, मैं जब तक एक सेकंड के लिए वेट करता हूं। एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं। जनरल पार्टनर्स कंसिडर एज सेल्फ एम्प्लॉयड मस्ट बी एस्टिमेटेड टैक्स क्वार्टरली एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर ऑफ देयर ऑर्डिनरी इनकम। ठीक है, जितना भी शेयर होता है, अगर 50-50% है तो 50% जो इनकम पार्टनर ए के पास में आई है उसके ऊपर उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी लगाना पड़ेगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डिनरी टैक्स। Limited partner subject to SE tax only on the payment received for the services rendered to partnership, not on the passive distributive shares। अब एक चीज समझनी पड़ेगी आप लोगों को, सी दो चीज, एक ही चीज समझनी है कि जो जनरल पार्टनर होता है, जो भी जनरल पार्टनर होता है वो, जो भी जनरल पार्टनर होता है उनके लिए ये पैसिव इनकम नहीं होती है। ठीक है, वेयर एज जो लिमिटेड पार्टनर होता है उनके लिए पैसिव इनकम होती है। अब जब वो पैसिव इनकम बन जाती है तो वो इनकम कहां पे जाके रिकॉर्ड होगी, वो रिकॉर्ड होगी उनके कहां पे, स्केड्यूल ई पे। कहां किस तरफ होगी वो जाके, वो होगी 1040 के अंदर। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट? फेयर इनफ, गुड गुड, चलो लोगों को समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं पार्टनरशिप की। अब सी जनरल पार्टनरशिप को तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हैंडशेक भी कर लेते हो और आपके पास में क्लैरिटी कि हम 50-50% डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग, और ये कैपिटल भी इतना इंट्रोड्यूस करें तो देन इट इज फाइन। बट अगर लिमिटेड पार्टनर है, कोई भी किसी भी तरह का लिमिटेड पार्टनरशिप फॉर्मेट है, तो उसके अंदर आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा। अब आपने जब एग्रीमेंट करा, क्योंकि ये स्टेट रिक्वायरमेंट भी होती है, हर स्टेट की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, 50 स्टेट है तो 50 स्टेट की अलग रिक्वायरमेंट्स रहेगी कि कैसे उनको पार्टनरशिप करनी है। नाउ इफ यू आर डूइंग द पार्टनरशिप विच इज इन अ फॉर्मेट ऑफ एलपी या एलएलपी, या कोई भी आपने एग्रीमेंट, फॉर्मल एग्रीमेंट कराया है, तो उस एग्रीमेंट के अंदर चेंजेस ला सकते हो। चेंजेस कब तक ला सकते हो, जब तक आपका टैक्स ईयर क्लोज होता है, या फिर उसके बाद में भी ला सकते हो, बट बिफोर फाइलिंग द रिटर्न विच इज द ड्यू डेट। नाउ व्हाट इज द ड्यू डेट, ड्यू डेट विल बी 315। ठीक है, मतलब कि कोई भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर आपको अगर चेंजेस लेकर आने हैं तो दिस इज द ड्यू डेट। आप इसके ऊपर, इससे पहले जो भी चेंजेस लेकर आ जाओगे दैट इज एक्सेप्टेबल, बट इस डेट के बाद में अगर पार्टनरशिप के अंदर चेंजेस लाओगे वो उस पर्टिकुलर ईयर के लिए रिलेवेंट नहीं रहेगा। सो टाइमलाइन का अगर देखा जाए तो लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज आवर टाइमलाइन। ठीक है, तो 1 जनवरी 2025 से लेके 31 दिसंबर 25, और रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट क्या होगी, 3/15/26। तो अगर आपने जो भी आपको पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर चेंजेस लेकर आने, या तो आप 31 दिसंबर तक लेकर आ जाओ,
या फिर आप वापस से जो लेकर आ सकते हो वो लेकर आ सकते हो 1 जनवरी से 15 तक, 15 मार्च तक जो भी आपको चेंजेस लेकर आने लेकर आ जाओ। इवन इफ अगर आपने एक्सटेंशन फाइल कर दिया है, एक्सटेंशन फाइल कर दिया, कैसे करोगे? 7004 के थ्रू। अगर एक्सटेंशन भी फाइल कर दिया है, डज नॉट मैटर, आपको फिर भी कोई भी पार्टनरशिप के अंदर चेंजेस लेकर आने हैं, वो पार्टनरशिप के चेंजेस इधर ही कंसिडर होंगे, मतलब कि 2025 के लिए रिलेवेंट रहेंगे। बट अगर आपने कोई भी चेंज लेकर आए हो, कोई भी चेंज लेकर आए हो आफ्टर 31, मतलब कि March 16 को आपने कोई भी एग्रीमेंट के अंदर चेंज किया इन ईयर 2026, तो ये जो चेंजेस है वो कौन सी ईयर के लिए रेलेवेंट हो जाएंगे? दैट विल बी रेलेवेंट फॉर द ईयर 2026। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना, एक्सटेंशन से कोई लेना देना नहीं रहने वाला है। रीजन बीइंग, एक्सटेंशन से भले ही आपने फॉर्म का एक्सटेंशन लिया, बट एग्रीमेंट के अंदर अगर चेंज करना है, दैट शुड हैपन बिफोर, ऑन और बिफोर 15 मार्च। फेयर इनफ। अब एक बार हम थोड़े से पार्टनरशिप के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में समझ लेते हैं। नॉट प्रोज एंड कॉन्स, हम डिफरेंशिएशन की बात समझ लेते हैं। जनरल पार्टनरशिप, ऑल द पार्टनर्स मैनेज देयर बिजनेस, शेयर्स देयर प्रॉफिट इक्वली अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, ठीक है। और लाइबिलिटी कैसे की? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी सब पार्टनर्स की। अब यहां पर एक और आ जाता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब पहले देखो एलएलपी के लिए क्या यूजफुल रहने वाला है? जो ऑल पार्टनर्स कैन एक्टिवली मैनेज। जनरली क्या होता है कि जनरल पार्टनरशिप होता है तो उसके अंदर सिर्फ जनरल पार्टनर ही मैनेज कर पाते हैं, बट एलएलपी के अंदर सारे के सारे पार्टनर्स कैन एक्टिवली मैनेज। तो अब क्या हो गया यहाँ पर, जो भी आपकी फर्म्स होती है, जैसे कि जो भी सीपीए या फिर ईए फर्म्स होती है, उसके अंदर या फिर कोई इंजीनियर्स हो, सर्विस प्रोवाइडर्स हुए, या फिर इंजीनियर्स हुए, या फिर कोई डॉक्टर्स हुए, ठीक है, ये जनरली यूज करते हैं एलएलपी के फॉर्मेट को, ठीक है। अब क्या होता है कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं इन सारे फर्म्स के अंदर, जितने भी पार्टनर्स होते हैं, वो सारे के सारे एक्टिवली मैनेज कर सकते हैं अपने बिजनेस को। तो जैसे आपने देखा होगा कि डिलॉयट हो गया, ईवाई हो गया, केपीएमजी हो गया, या कोई और भी XYZ फर्म हो गई, तो वहां पे सारे के सारे पार्टनर्स एक्टिवली मैनेज करते हैं सारे बिजनेस को, सारे क्लाइंट्स लेकर आते हैं, वो खाली नहीं बैठते हैं, दे एक्टिवली डू द बिजनेस, ठीक है। बट यहां पर जो प्रोटेक्शन हो जाता है, वो प्रोटेक्शन क्या हो जाता है कि पार्टनर्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम अदर माल प्रैक्टिसेस जनरली लिमिटेड बाय द जनरली सॉरी जनरली लिमिटेड लाइबिलिटी सिमिलर टू एलपी। इसका कहने का क्या मतलब हो गया कि देखो, लाइबिलिटी सपोजिंगली 20 पार्टनर्स हैं। अब 20 एग्जाम्पल, मैं बेस्ट एग्जाम्पल दे देता हूं मैं इसका। आर्थर आर्थर एंड एंडरसन एंडरसन थी बिफोर 2000, ठीक है, जो कि बिग फाइव हुआ करती थी पहले कंसिडर। तो आर्थर एंडरसन, ईवाई, डिलॉयट, केपीएमजी एंड पीडब्ल्यूसी, ये 5 पहले फर्म्स होती थी बिफोर 2000। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि आर्थर एंडरसन के अंदर क्या हुआ था, ईयर कौन सा था। तो आर्थर एंड एंडरसन के अंदर ऐसा हुआ था कि कुछ पार्टनर ने कुछ गलत ऑडिटिंग रिपोर्ट साइन कर दी थी और कुछ फ्रॉड का केस आया था, ठीक है। अब जस्ट इन केस एग्जांपल पर्पस, अगर आर्थर एंड एंडरसन एलएलपी के फॉर्मेट में होगी या थी, आई डोंट नो, अगर वो थी एलएलपी के अंदर, तो उसके अंदर करीबन करीबन 1000 पार्टनर्स थे। अगर किसी 100 पार्टनर्स ने कोई भी गलती कर दी है, तो पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है कि सारे के सारे पार्टनर्स लायबल होते हैं। बट जब एलएलपी का सिनेरियो आ जाता है, तो जो बाकी के 900 पार्टनर्स है, दे आर बीइंग सेफगार्डेड। कैसे सेफगार्ड रहेंगे? वो सेफगार्ड रहेंगे, उनकी कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूटेड है उस फर्म के अंदर, उतनी ही उनकी लाइबिलिटी रहेगी, उससे ऊपर वो नहीं जाएंगे, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहां पर कि किसी और के कारण कोई भी दिक्कत हुई है, या कोई भी फ्रॉड हुआ है, या कोई भी मॉल प्रैक्टिस हुई है, तो उससे बाकी के जो पार्टनर्स है वो सेफगार्ड हो जाते हैं। तो दिस इज द अनदर की डिफरेंस बिटवीन द एस कॉर्पोरेशन एंड 1065, ठीक है। अब एक बार इसको पढ़ लेते हैं। दूसरा क्या होता है? लिमिटेड पार्टनरशिप। अब लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर क्या होगा? एक जनरल पार्टनर होगा ही होगा, बाकी सारे लिमिटेड पार्टनर्स हो सकते हैं। अब जो जनरल पार्टनर होता है उसकी लाइबिलिटी क्या हो जाती है? वो हो जाती है अनलिमिटेड। और जो लिमिटेड पार्टनर्स होती है उनकी पार्टनरशिप की लाइबिलिटी होती है लिमिटेड टू देयर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब एलपी, एलएलपी और एलएलपी, इन सब के अंदर आपको फॉर्मली करना पड़ता है, ठीक है। फॉर्मली क्या करना है? फॉर्मली एग्रीमेंट करना पड़ता है।
और जो एलएलपी होती है, एलएलपी का जो फॉर्मेट होता है दैट इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर लॉयर्स, सीपीए, आर्किटेक्चर्स एंड एक्सेट्रा। मतलब कि ब्लू कॉलर लोग, अपन के जैसे, आपके और मेरे जैसे लोग, हम लोग जनरली जो यूज करेंगे फॉर्मेट, वो यूज करते हैं एलपी वाले मेथड्स को, या एलएलपी, सॉरी, एलएलपी वाले मेथड्स को या फॉर्मेट को यूज करेंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई इंसान मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, ट्रेडिंग के अंदर है, तो उनके लिए क्या ऑप्शन हो जाएंगे? उनके लिए होगा या तो एलपी, या जीपी जनरल पार्टनरशिप, या एलएलपी। ठीक है। ये उनके पास में फॉर्मेट्स रह जाते हैं। अब जो लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड पार्टनरशिप रहता है, ये बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स है। अब बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग भी, मतलब कि आपके और मेरे जैसे क्वालिफाइंग, सॉरी, ब्लू कॉलर जॉब वाले एम्प्लॉयज इस मेथड को यूज कर सकते हैं। नहीं, वो हम लोग यूज नहीं कर सकते इसको। दिस इज अवेलेबल ओनली इन सर्टन स्टेट्स, किसी किसी स्टेट्स के अंदर अवेलेबल होता है। 90% ऑफ द टाइम यू विल सी दीज काइंड ऑफ फॉर्मेट्स। फेयर इनफ। अब बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड आ जाता है तो लाइबिलिटी भी आपकी लिमिटेड हो जाती है, और आप अपने जो भी दूसरे जो पार्टनर्स होते हैं उनके जैसे काम भी कर सकते हो, जनरल पार्टनर जैसे काम भी कर सकते हैं, और लिमिटेड रहने वाली है आपकी सारी की सारी लाइबिलिटी, डिपेंडिंग अपॉन द कैपिटल कंट्रीब्यूशन एज पर द फर्म। बट एक इसमें ट्विस्ट हमेशा रहने वाला है, दो इट इज सेड दैट लिमिटेड टू देयर इन्वेस्टमेंट, मॉल प्रैक्टिस जनरली लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है। या फिर हैव लिमिटेड लाइबिलिटी, इट रियली डज नॉट मीन कि आपने फर्म बना दी है और आपने कुछ भी, आप सभी लोगों ने गलती से काम अच्छा करते करते ही लॉस लॉस मेकिंग बन गए। फॉर एग्जांपल, जब कोविड आया था तो बहुत सारे फर्म्स को मेजर लॉस होने लग गया था, तो उस टाइम पे बहुत सारे फर्म्स बंद हो गए थे। ठीक है। अब भले ही इसके अंदर किसी ने कोई भी गलत काम नहीं किया, ठीक है, कोई मॉल प्रैक्टिस नहीं थी, बट फर्म तो डूब गई ना। तो अब जब फर्म डूब गई है तो उस टाइम पे जो भी लाइबिलिटी होगी वो आपको अपने घर से भी पे करनी पड़ सकती है। सो द सेफगार्ड इज फॉर व्हाट? द सेफगार्ड इज बेसिकली फॉर द मॉल प्रैक्टिसेस, not from those kind of events which occur due to general trade of business or general activity of that business। अगर जनरल एक्टिविटी करते करते भी, जैसे कोविड आ गया था, उसके कारण पूरे बिजनेस ठप हो गया था और फिर लाइबिलिटी आ गई, तो यू हैव टू पे फ्रॉम योर पॉकेट। बट अगर आप नॉर्मल काम कर रहे हो और तीन चार पार्टनर्स ने कोई कांड कर दिया जिससे पूरी की पूरी फर्म के ऊपर लाइबिलिटी आ गई, तो उस सिनेरियो में जो जो लिमिटेड पार्टनर्स है वो सेफगार्ड हो जाते हैं। कैसे? जब आपका जितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूटेड है उस टाइम तक, उस धर तक आपकी लाइबिलिटी रहती है, उसके बियॉन्ड आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं रहने वाली। आई होप दिस मेक्स सम सेंस आउट ऑफ इट। इस लाइन को भी पढ़ लेते हैं। LLP protects each individual partners from the liability of the malpractice of other partners. It does not eliminates all the liability. Fair enough? तो यही मेरा पूरा था समझाने का कि इस मॉल प्रैक्टिस का क्या मतलब होता है। ओके। हाँ। अब क्या होता है कि हम जब पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं तो दो तरीके से हमारी पार्टनरशिप्स बनती है। एक पार्टनरशिप हमारी बनती, सॉरी, जब पार्टनरशिप करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उसके अंदर दो तरीके के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। पहला जो होता है जिसके अंदर हैवी कैपिटल इंट्रोडक्शन होता है, कैपिटल इज रिक्वायर्ड। दूसरा वो होता है जो कि सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री होती है, इसके अंदर कैपिटल इज नॉट मच रिक्वायर्ड। ठीक है, इसमें इतना कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं रहता है, बट इतना नहीं रहता। इसके अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है टाइम। ठीक है। जब आपकी फर्म कैपिटल बेस्ड है, जिसके अंदर इक्विपमेंट्स बहुत सारे खरीदने पड़ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग काइंड ऑफ थिंग हो गई है, या मैन्युफैक्चरिंग वाली बिजनेस आप अंदर घुसे हो, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर और एनी XYZ थिंग। ठीक है। तो उस टाइम पे आपने जो भी इंटरेस्ट, जो भी अक्वायर करा इंटरेस्ट उस बिजनेस फर्म के अंदर, दैट शुड बी व्हाट? बोनाफाइड। अगर उसके अंदर कैपिटल इतना मेजर पार्ट नहीं है, कैपिटल मेजर पार्ट नहीं है, तो उस टाइम पे क्या, गुड फेथ के अंदर आपने उसके अंदर अक्विजिशन किया, मतलब कि तीन चार दोस्त है, सब लोग ब्लू कॉलर जॉब है, सारे के सारे सीपीए ये है, तो उन लोगों ने जो भी पार्टनरशिप करी है उसके अंदर जो भी कहा है कि हम 20-25% लेंगे पार्टनरशिप के अंदर से स्टेक। तो उस सिनेरियो में क्या हो जाता है कि ये जो 25% आपने जो स्टेक लिया है वो गुड फेथ के अंदर लिया हुआ है। ठीक है। वेर एज जब कैपिटल बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस होता है तो उस टाइम पे जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज आती है वो होता है कि बोनाफाइड है, जो भी आपने स्टेक अक्वायर करा है, जितने आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, उसके बेसिस पे आपको मिल रहा होगा। ठीक है। नॉट मच इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ थिंग, बट स्टिल दिस इज इन टू आवर कोर्स, तो हम लोगों ने सोचा कि एक बार इसको पढ़ लेते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब कभी भी कैपिटल, फॉर एग्जाम्पल, एक सोल प्रोप्राइटर है,
ठीक है, एक अच्छा बहुत बड़ा सोल प्रोप्राइटर है, उस सोल प्रोप्राइटर ने क्या किया, अपना जो स्टेक था उसका 50% अपने किसी भी रिलेटिव को गिफ्ट में कर दिया। ठीक है, उसको गिफ्ट कर दिया। अब क्या होने वाला है यहाँ पर, ये जो सोल प्रोप्राइटर था जिसमें से 50% स्टेक को दे दिया, वो बन जाएगी व्हाट, पार्टनरशिप। अब यहाँ पर मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि पार्टनरशिप कभी भी अपने एम्प्लॉय सॉरी अपने पार्टनर्स को क्या नहीं देगी, बताओ। करेक्ट, सैलरी नहीं देने वाली, ठीक है, सैलरी नहीं देगी। तो जब सैलरी नहीं देगी तो सैलरी का तो कोई जवाब ही नहीं बनता। बट ये एक अकेला ऐसा एक्सेप्शन आ जाता है जहां पर ये बोला जाता है, जिस टाइम पे आप अपने पार्टनरशिप के एक पर्टिकुलर परसेंटेज को किसी को भी गिफ्ट कर रहे हो। ये तो सिर्फ एग्जांपल था, सोल प्रोप्राइटर दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल। अगर आप अपने कभी भी शेयर को शेयर को गिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, गिफ्ट कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको एक रीजनेबल सैलरी अलोकेट करनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर पार्टनर को जिसने आपको अपना शेयर दिया है। इसका क्या मतलब हो गया, लेट्स सी फ्रॉम द एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू। तो सपोजिंगली एक सोल प्रोप्राइटर है, ठीक है, एक सोल प्रोप्राइटर है, उसके पास में एक फर्म थी जिसके अंदर उसको प्रॉफिट हो गया था करीबन करीबन $80,000 का उसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, $80,000 का उसको प्रॉफिट हुआ है। इस सोल प्रोप्राइटर के पास में 50% का स्टेक था जिसने अपने बेटे को गिफ्ट कर दिया। ठीक है, नाउ सन सन एंड फादर दे बोथ आर रनिंग द बिजनेस। सन के पास में कितना शेयर आ गया, 50%। फादर के पास में कितना आ गया परसेंट, 50%। तो टेक्निकली जो जनरल नॉर्मल सेंसेस में क्या लगता है कि नाउ सन विल गेट 40% ऑफ द शेयर, 40,000 एज ऑर्डिनरी इनकम, फादर विल ऑल्सो गेट दी 40,000 एज ऑर्डिनरी इनकम। क्यों, क्योंकि जो प्रॉफिट हुआ है सोल प्रोप्राइटर को कितना हुआ है, $80,000 का। ये हमारा जनरल सेंस में लॉजिक निकलता है। बट नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। जब आप कभी भी अपने शेयर को गिफ्ट करते हो, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जिसने भी गिफ्ट किया, मतलब यहां पर फादर ने गिफ्ट किया है, पहले ये कितने परसेंट होल्ड करता था, 100% ओन करता था। बट आफ्टर दी गिफ्टिंग ही इज होल्डिंग व्हाट, ओनली 50%। तो इस सिनेरियो में क्या हो जाएगा, इस सिनेरियो में क्या होगा कि फादर को एक रीजनेबल सैलरी पहले देंगे। ठीक है, जो भी मार्केट के अंदर रेट चल रही होगी उसके हिसाब से सैलरी देंगे। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास में रीजनेबल सैलरी आ जाती है, रीजनेबल सैलरी एज पर हिज डेजिग्नेशन, एज पर हिज स्किल्स एंड ऑल दोस फैक्टर्स कंसिडर, हमारी रीजनेबल सैलरी बन जाती है $30,000 की। ठीक है, $30,000 की उसकी रीजनेबल सैलरी बन जाती है। तो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, फादर को पहले क्या मिलने वाला है, ठीक है, फादर को सबसे पहले मिलेगा 30,000 एज सैलरी। ओके, अब ये 30,000 किस में से मिलेगा, ये 30,000 मिल रहा है उनको 80,000 में से, मतलब किस में से, प्रॉफिट में से मिल रहा है। ठीक है, तो हमारे पास में रिमेनिंग प्रॉफिट कितना रह गया, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो गया, हमारे पास में रिमेनिंग प्रॉफिट हो जाता है $50,000। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत और ना है कि नहीं, बताओ। परफेक्ट, गुड। अब ये जो $50,000 होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा किसके अंदर, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा सन एंड फादर के बीच में इक्वली। तो सन को कितना मिल जाएगा, $25,000, फादर को कितना मिल जाएगा, $25,000। ओके, अब जब ये दोनों अपना अपना रिटर्न फाइल करेंगे तो सन जो रिपोर्ट करेगा, सन कितना रिपोर्ट करने वाला इनकम को, वो रिपोर्ट करेगा $25,000। वेयर एज फादर क्या रिपोर्ट करेगा, फिर $25,000 एज व्हाट, एज ऑर्डिनरी इनकम। ठीक है, एज ऑर्डिनरी इनकम, जहां से इसको ऑर्डिनरी इनकम मिली है, और प्लस प्लस क्या करेगा, वो रिपोर्ट करेगा ये 30,000 जो उसको मिला है एज व्हाट, एज रीजनेबल सैलरी। तो ही इज गोइंग टू रिपोर्ट दिस एज सैलरी। ठीक है, अब इसको कितना रिपोर्टिंग करने वाला है, ये $55,000 रिपोर्ट करेगा, कहां पर करेगा, ये उसके 1040 के अंदर रिपोर्ट करेगा। फेयर एनफ। अब किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुल, ओके ग्रेट। चलिए, अब आगे एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है क्वालिफाइंग जॉइंट वेंचर का। ये लॉजिक क्या कहता है, अब ये ना छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं, इनके ऊपर टेस्टिंग होती है, और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट रहता है। सी,
जब हम पार्टनरशिप करते हैं तो कई बार क्या होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ एक बिजनेस रन करते हैं। अब हस्बैंड एंड वाइफ बिजनेस रन कर रहे हैं तो शेयर होल्डिंग क्या होने वाली है बताओ तो। नहीं नहीं, 50-50% है, 10-90% भी हो सकती है ना। वाइफ कैन होल्ड 90%, हस्बैंड शुड मस्ट हैव टू होल्ड लाइक 10%। हस्बैंड है ना तो उसको तो करना पड़ेगा। तो ओके, तो 10% या 90% जो भी उनकी शेयर होल्डिंग रहती है उस हिसाब से उनको होल्ड करना पड़ेगा। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल, अब हस्बैंड एंड वाइफ है और वो दोनों अपने बिजनेसेस को, अपना एक बिजनेस रन कर रहे हैं। क्योंकि वो हस्बैंड एंड वाइफ है, उनके पास में ऑप्शन होता है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन रहता है हस्बैंड एंड वाइफ के सिनेरियो के अंदर। Now, what husband and wife can do is that instead of filing form 1065, they can opt out of it. They can opt out of it. ठीक है। अब ये लोग क्या करेंगे कि ये अपना जब 1040 फाइल करेंगे तो उस टाइम पे स्केड्यूल सी फाइल करेंगे। स्केड्यूल सी फाइल करेंगे और जो भी बिजनेस की इनकम होगी डिपेंडिंग अपॉन देयर परसेंटेज ऑफ होल्डिंग अपने अपने रिटर्न के अंदर, मतलब क्योंकि वो फाइल के जब 1040 फाइल करेंगे तो वो MFJ जैसे फाइल करेंगे, MFJ जैसे फाइल करेंगे। तो यहाँ पे 1040 के अंदर दो स्केड्यूल सी लगेंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है आप एक या 10 भी स्केड्यूल सी फाइल कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। तो स्केड्यूल सी फाइल करेंगे तो एक होगा किसका, एक हो जाएगा हस्बैंड का और दूसरा हो जाएगा वाइफ का। ठीक है, दो स्केड्यूल सी फाइल करेंगे। तो हस्बैंड अपने परसेंटेज के हिसाब से स्केड्यूल सी के अंदर इनकम को रिपोर्ट करेगा और वाइफ अपने हिसाब से स्केड्यूल सी के अंदर अपने परसेंटेज को रिपोर्ट करेगी, जितनी भी बिजनेस के अंदर एक इनकम हुई है। फॉर एग्जांपल हमारे पास में रेवेन्यू है, रेवेन्यू इज अराउंड $100,000 का, और एक्सपेंसेस हो जाएंगे हमारे, कितने एक्सपेंसेस हो जाते हैं, नियर बाय 60,000 के। ठीक है। तो और हस्बैंड की होल्डिंग हो गई 10%, ना वाइफ की होल्डिंग हो गई 90%। ठीक है। तो इस टाइम पे जब हस्बैंड अपना स्केड्यूल सी रिपोर्ट कर रहा है तो उस टाइम पे वो रेवेन्यू रिपोर्ट करेगा $1,000 की और एक्सपेंसेस रिपोर्ट करेगा 600 के, 600 के। ऑन दी साइड, दूसरी साइड वाइफ कितने का रिपोर्ट करेगी, वाइफ वुड बी रिपोर्टिंग अराउंड 90,000, सॉरी 99,000 एज व्हाट रेवेन्यू, और 59,400 एज एन एक्सपेंसेस। ठीक है, वो अपने स्केड्यूल सी के अंदर रिपोर्ट करेगी और वो सारा का सारा इनकम कहाँ पे जाके रिपोर्ट हो जाएगा एट द एंड ऑफ द डे ऑन योर फॉर्म 1040। तो ये जो ऑप्शन है क्वालिफाइंग जॉइंट वेंचर का ऑप्शन, जिसे बोलते हैं हम QJV, ये सिर्फ एप्लीकेबल होता है मैरिड कपल्स के लिए। और मेक श्योर कि जब भी आप QJV फाइल कर रहे हो ये MFS होना चाहिए, MFJ होना चाहिए, MFS नहीं होना चाहिए। MFS इज नॉट पॉसिबल। अगर आप MFS के अंदर कर रहे हो तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल। वेयर एज इफ यू आर फाइलिंग MFJ तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ फाइलिंग फॉर्म 1065 यू कैन फाइल स्केड्यूल सी। अब इसके क्यों करना चाहेंगे, किस लिए करना चाहेंगे, इसमें एक ही बेनिफिट होता है कि पेपर वर्क से बच जाते हो। ठीक है, आपको कोई फॉर्मल एग्रीमेंट या कुछ भी नहीं करना पड़ता है। बाकी इसमें कोई मेजर बेनिफिट नहीं आने वाला है। ठीक है, क्योंकि दोनों के अंदर एट द एंड ऑफ द डे आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टार्टअप पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, सबसे पहली चीज ये देखो कि एग्जैक्टली ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट क्या होती है और स्टार्टअप कॉस्ट क्या होती है। सपोजिंगली आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप कोई रिसर्च करते हो कि मार्केट के अंदर, ठीक है, मार्केट के अंदर रिसर्च कर रहे हो या एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। तो अब क्या हो रहा है कि जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हम काफी सारी कॉस्ट को इंकर करते हैं। अब जैसे कि क्या हो रहा है कि हमारा बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हम मार्केट का सर्वे करते हैं, हम एड्स रन करते हैं। अब जब हमारा ये फाइनलाइज हो जाता है कि हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे तो हम हमारे एम्प्लॉयज को एक ट्रेनिंग देते हैं बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट द बिजनेस, की कैसे किसी से कैसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा या कोई भी और कॉस्ट। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कॉस्ट को क्या बोला जाता है, इस पर्टिकुलर कॉस्ट को बोलता है स्टार्टअप कॉस्ट। मतलब कि कोई भी कॉस्ट जो कि इंकर हो रही है पहले ही बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। और दूसरी साइड पे और थोड़ी सी कॉस्ट लगती है, उसे बोलते हैं जब आप अपनी पूरी की पूरी फॉर्म को एस्टेब्लिश कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन लगा रहे हो,
या कोई भी और लीगल डॉक्यूमेंट्स के लिए अगर खर्चा कर रहे हो, ताकि वो फर्म एस्टेब्लिश हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कैसे हो जाता है, जैसे कि लीगल एंड अकाउंटिंग फीस हो गई टू क्रिएट एन एंटिटी, कॉस्ट टू फॉर्म एन एलपी एलएलपी और एलसी। ठीक है, जैसे कि क्या होगा, फाइलिंग फीस, अटॉर्नी फीस फॉर प्रिपरेशन द ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंट्स। तो ये ऐसे ऐसे जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं उनको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट। सो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो दोनों कॉस्ट है, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट और स्टार्टअप कॉस्ट, ये आप इंकर कर रहे हो बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, तो अगर कोई भी कॉस्ट को हम इंकर करते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, तो उस कॉस्ट का हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, प्लीज टेल मी। मतलब कोई भी आइडिया हो, कोई भी दिमाग में थॉट आ रहा हो कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद दिस पर्टिकुलर कॉस्ट, प्लीज टेल मी। मतलब मैं देख रहा हूँ आपके जवाब पढ़ता हूँ। ओके, तो देखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप है ना, जनरली कोई भी एक्सपेंस को एक्सपेंस आउट नहीं कर सकते हो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे कि आपका आपने 3 महीने पहले बिजनेस को स्टार्ट, एक्चुअल में स्टार्ट करने से पहले 3 महीने पहले कोई भी कॉस्ट करी, जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो अपने पीएनएल बनाने लगते हो, एंड यू स्ट्रेट अवे एक्सपेंस आउट दोस काइंड ऑफ कॉस्ट। सो नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। आप एक्सपेंस कब करते हो, एक्सपेंस उस टाइम करते हो जब आप अपना बिजनेस को स्टार्ट करके एक्टिविटी करने लग जाते हो, जब बिजनेस आपका एक्चुअल में रनिंग हो रहा है। ये एक्सपेंसेस उससे पहले इंकर हो रहे हैं। ठीक है, जो भी लीगल फीस हो रही है वो सेटअप करने के लिए हो रही है। तो मतलब जैसे कि मैंने अपना बहुत पहले कैफे स्टार्ट किया था, तो उस कैफे के लिए मुझे रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ रही थी, मेरे को जीएसटी के लिए अप्लाई करना पड़ रहा था, मेरे को सीए को फीस पे करनी पड़ रही थी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। मेरे को मार्केट के अंदर सर्वे करना था, तो मैंने एक एजेंसी को हायर करा था कि भाई कौन सा मार्केट अच्छा है, कहाँ पे कितनी सेल हो रही है, एक्सवाइजेड। तो ये सारी की सारी जो कॉस्ट थी, मैंने जब अपना कैफे स्टार्ट कर दिया था तो उस टाइम पे इसको एक्सपेंस आउट नहीं किया था। मैंने उनको पहले कैपिटलाइज किया था और फिर मैंने उनको डेप्रिशिएट किया था। तो जनरल लॉजिक ये होता है, बट एक एक्सेप्शन है यहाँ पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, ये उस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्या होता है कि जब कभी भी आप ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट या फिर स्टार्टअप कॉस्ट को इंकर करते हो, तो आपके पास बेनिफिट होता है कि अप टू $5,000 दोनों के लिए। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन डॉलर के लिए भी $5,000 और स्टार्टअप कॉस्ट के लिए भी $5,000। मतलब अप टू दीज फाइव अप टू $5,000 यू कैन स्ट्रेट अवे एक्सपेंस देम आउट। यू कैन एक्सपेंस देम आउट। और जो भी रिमेनिंग रहेगा, रिमेनिंग होगा, उसको आपको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाता है इसका पहला एलिमेंट। अब दूसरे एलिमेंट की बात करते हैं। अब जो भी स्टार्टअप कॉस्ट और ये कैपिटल, जो भी स्टार्टअप कॉस्ट होती है उसके अंदर एक थ्रेशोल्ड है कि अगर आपकी स्टार्टअप कॉस्ट 55,000 से नीचे है। एक बार रुकना। इमीडिएटली डिडक्ट अप टू 5,000 ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट और एंड अप टू 5,000 ऑफ द स्टार्टअप कॉस्ट। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाता है, एक लिमिट आ जाती है। अब लिमिट क्या कहती है कि अगर आपकी स्टार्टअप कॉस्ट $55,000 से नीचे है, ठीक है, $55,000 से नीचे है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। बट जैसे ही आपकी $55,000 से ऊपर चली जाती है तो वो कम हो जाती है। अब इसको कैसे समझते हैं, एक बार 2 मिनट रुकना, अच्छे से समझाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। हाँ, बिफोर दैट अभी मैं समझा रहा हूँ। 2 मिनट दो, 2 मिनट दो, प्लीज सवाल मत पूछो, 2 मिनट दो, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो कैपिटलाइजेशन होता है, ये जो कैपिटलाइज होगा इसको आपको अमोर्टाइज करना पड़ेगा। अमोर्टाइज करना पड़ेगा इन 180 डेज। ठीक है, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है, हमारे पास में हमने ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट इंकर किया है फॉर अराउंड लाइक $45,000 तक का। तो हमारा ये टोटल टोटल खर्चा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट का। तो क्या होगा कि $5,000 स्ट्रेट अवे हम एक्सपेंस आउट कर देंगे, एंड रिमेनिंग $40,000 जो रहेगा वो हमारा हो जाएगा कैपिटलाइज, विच विल बी अमोर्टाइज फॉर 180 मंथ्स और 5 ईयर। ठीक है, जैसे भी आपको करना है वैसे कर सकते हो। ठीक है, मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी क्या? एक सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, सही है, सही है, सही है। ओके, ना,
डिडक्शन इन द ईयर द बिजनेस बिगिंस टू ऑपरेशन। अब ये डिडक्शन, ये जो $5,000 का जो डिडक्शन है और ये 40,000 का जो डिडक्शन है, ये कब ले पा रहे हो आप? ये आप ले पाओगे जब आप बिजनेस एक्टिविटी को स्टार्ट करोगे। यहां तक कोई दिक्कत, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक मैंने स्टार्ट ही नहीं किया। अब नेक्स्ट लाइन पे पढ़ते हैं एक बार। फेज आउट द 5,000 इमीडिएट डिडक्शन इज रिड्यूस्ड डॉलर बाय एन अमाउंट एक्सीडिंग 50,000, नॉट बाय 50,000, सॉरी मेरे से गलती हो गई, दिस इज अराउंड 50,000, दिस इज 50,000। जैसे ही आप $50,000 से ऊपर आपका ऑर्गेनाइजेशन या स्टार्टअप कॉस्ट हो जाता है, तो आपका जो इमीडिएट डिडक्शन होता है वो कम होना लग जाएगा। ठीक है, ये मेरा सेकेंड, और मैं अच्छे से एग्जांपल बाय एग्जांपल समझाता हूँ। सो मेरा फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट एग्जांपल है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट वो हो गई अराउंड, थोड़ा सा छोटा, ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट हो गई, वो हो गई हमारी $45,000 की। ठीक है, तो हमने क्या किया, $5,000 का इमीडिएट डिडक्शन ले लिया, और $40,000 का था वो हम अमोर्टाइज करेंगे फॉर 5 years या 180 days। सेकेंड एग्जाम्पल है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, ये सेकेंड एग्जाम्पल है। अब आपकी स्टार्टअप कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेता हूं, स्टार्टअप कॉस्ट। अब आपकी स्टार्टअप कॉस्ट हो गई है $53,000 की। ठीक है, $53,000 की। तो आपने कितना, आपकी जो थ्रेश होल्ड है 50,000 से कितना ऊपर चला गया, आपने कितना एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया, $3,000 का कर दिया खर्चा। तो अब क्या होने वाला है, जो आपका इमीडिएट डिडक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा जितना भी आपका $50,000 से ऊपर गया है। तो हमारे इस केस में कितना हो गया, वो हो गया $50,000 का। तो अब आपका जो इमीडिएट डिडक्शन था, जो एक्चुअल में आपको मिलता है $5,000 का, that would be reduced by amount which is called as $3,000। तो अब आप इमीडिएट डिडक्शन कितना ले सकते हो, $2,000 का। मतलब सीधा का सीधा इसको क्या कर दोगे, एक्सपेंस आउट। ठीक है, इमोशनल मत होना, अभी समझा रहा हूं। नेक्स्ट चीज, अब आपने कितना डिडक्ट कर दिया है गाइस, कैन लेट्स जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड एंड देन वी विल कंटिन्यू। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट योर रिमेनिंग, अब आपने टोटल खर्चा कितना किया हुआ है, आपने टोटल खर्चा किया था $53,000 का। आपने कितना एक्सपेंस आउट कर दिया, आपने एक्सपेंस आउट कर दिया इमीडिएटली $2,000 का। तो रिमेनिंग कितना होता है, $51,000। नाउ दिस 51,000 गेट्स कैपिटलाइज्ड। ठीक है, गेट्स कैपिटलाइज्ड, और दिस विल बी कैपिटलाइज, मतलब कि अमोर्टाइज कितने पे होगा, ये अमोर्टाइज होगा इन 5 years। तो नाउ एवरी सिंगल ईयर इट वुड बी $51,000 डिवाइडेड बाय 5। तो जो भी अमाउंट आता है दैट वुड बी योर अमोर्टाइजेशन कॉस्ट। एक और एग्जांपल, ठीक है, तीसरा एग्जांपल। नाउ अमोर्टाइजेशन, सॉरी, आपने टोटल, हाँ, आपका टोटल खर्चा है ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट का हो जाता है $60,000 का, और आपका स्टार्टअप कॉस्ट का खर्चा हो जाता है $51,000 का। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट है, मैंने आपको बोला था $55,000 तक के, एक मिनट देना। ठीक है, ना आपका ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट हो गया $60,000 का, हमारे फेज आउट लिमिट कितनी है, 55,000 की। तो इसका कहने का क्या मतलब हो गया कि जितनी भी लिमिट है आपने यूज कर ली है, तो इमीडिएट डिडक्शन आपको मिलेगा, नो इमीडिएट डिडक्शन। ठीक है, तो अब क्या होने वाला, जो ये $60,000 है दैट इज गोइंग टू बी कैपिटलाइज, एंड देन इट वुड बी 60,000 डिवाइडेड बाय 5। तो पर ईयर आपका कितना अमाउंट हो जाएगा, वो जो भी अमाउंट निकलता है विच इज अराउंड लाइक व्हाट, $12,000। ठीक है, $12,000 पर मंथ, पर ईयर आप डिडक्शन ले सकते हैं एज एन एक्सपेंस। ठीक है, अब स्टार्टअप कॉस्ट है, स्टार्टअप कॉस्ट के अंदर हमारा फेज आउट स्टार्ट कहां से होता है, सी $55,000 जो है ये आपका फेज आउट कंप्लीटली खत्म कर देता है। वेर एज स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपका $50,000 का। तो $50,000 से जितना भी ऊपर आपने खर्चा किया है, तो इस एग्जांपल में क्या हो गया कि हमारा स्टार्टअप कॉस्ट कितना हो गया, $51,000 का। तो हमने कितना $50,000 से ऊपर खर्चा कर दिया है, हमने कर दिया है $1,000 का एक्स्ट्रा खर्चा। ओके, तो हम इमीडिएट डिडक्शन, जो हम एग्जैक्टली पूरा का पूरा हाथों अभी का भी डिडक्शन एक्सपेंस आउट कर सकते हैं, तो हमारा इमीडिएट डिडक्शन कितना ले सकेंगे, हमको एलिजिबिलिटी कितनी की है, $5,000 की। हमारा खर्चा थ्रेशोल्ड से कितना ऊपर चला गया, हमारा खर्चा $1,000 से ऊपर चला गया, तो हम इमीडिएट डिडक्शन कितना ले पाएंगे, हम इमीडिएट डिडक्शन ले पाएंगे $4,000 तक का। ठीक है, अब रिमेनिंग कितना बचता है, हमने
टोटल खर्चा कितना क्या था, $51,000 का। उसमें से $1,000 जो थे हमने इमीडिएट, सॉरी, हाँ, एक 4,000 नॉट 1,000, $4,000 जो थे हमने इमीडिएट डिडक्शन ले लिया था। तो रिमेनिंग कितना बचता है, 51 माइनस कर दो 3, $47,000, 47 ही होगा, हाँ बराबर 47,000। तो ये जो $47,000 होगा दैट इज अगेन गोइंग टू बी कैपिटलाइज एंड अमोर्टाइज कितने सालों में होगा, अमोर्टाइज हो जाएगा 5 years के अंदर। तो मतलब कि आप एक साल के अंदर अगर मैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ, इस थर्ड वाले एग्जांपल के अंदर हमारे पीएनएल के अंदर हम कितना एक्सपेंस आउट कर पाएंगे, हम एक्सपेंस आउट कर पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट जो थी, जो कि अमोर्टाइज हुई है, कितना अमोर्टाइज होने वाली है, वो हो जाएगी $12,000 की। ठीक है। और जो हमारा स्टार्टअप कॉस्ट था कितना था, $4,000 तो हमने इमीडिएट ले लिया। ठीक है। और रिमेनिंग इसका जो अमोर्टाइजेशन हुआ, स्टार्टअप कॉस्ट भी तो अमोर्टाइज होगी, क्योंकि हमने $47,000 को क्या करा है, कैपिटलाइज करा है। तो अमोर्टाइज कितना होने वाला है, $47,000 डिवाइडेड बाय 5, कितना भी आ जाता है, जितना भी आ जाता है, कितना आता है एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास में स्टार्टअप कॉस्ट हो जाएगा 9,400 का। तो टोटल ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट कितना हो गया, 12,000 का। स्टार्टअप कॉस्ट जो इमीडिएटली हमने इम्पैक्ट ले लिया है वो हो जाएगा $4,000 का। और जो हमने अमोर्टाइज करके रखा है, किसको, स्टार्टअप कॉस्ट को जो अमोर्टाइज करके रखा है वो कितना हो जाएगा, 9,400। तो टोटल डिडक्शन दैट वी कैन टेक इन द करंट ईयर वुड बी 4,000 प्लस 12,000। इट गिव्स अस 25,400 का हम टोटल डिडक्शन ले सकते हैं। परफेक्ट। नाउ अब यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत हुई है, कोई भी डाउट है, प्लीज लेट मी नो। मैं एक बार और आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। लेट मी गो थ्रू द कॉन्सेप्ट यहां पर। हाँ, एक बार ये चीज देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट एंड स्टार्टअप कॉस्ट आर टेस्टेड सेपरेटली, ईच हैज 5,000 डिडक्शन और 50,000 लिमिट। एक चीज और एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। सी $50,000 से आपका, क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड स्टार्ट होगा। अगर आपने नोटिस करा होगा कि $5,000 का जो डिडक्शन है, मैं इसको अंदर प्लस करता हूं तो 50,000 55,000 पे हमारा इमीडिएट डिडक्शन कितना हो जाता है, 0। सपोजिंगली किसी ने $55,000 का स्टार्टअप कॉस्ट इंकर करा है। ठीक है। तो कितना हमने 50,000 से ऊपर कर दिया है, 50,000 से हमने ऊपर करा है $5,000 का। ठीक है। तो अब हम इमीडिएट डिडक्शन कितना ले सकते हैं, 55,000 माइनस 5,000, तो हमारा इमीडिएट डिडक्शन कितना हो जाता है, 0। बट अभी भी हमारे पास में ऑप्शन क्या होता है, हम इसको अमोर्टाइज कर पाएंगे। इसलिए 50,000, इसलिए मैं वहां पर कंफ्यूज हो गया था। 50,000 प्लस 5,000, तो मैक्सिमम 55,000 है आपका, अगर आपको इमीडिएट डिडक्शन करना है तो। अबव $55,000 आपके पास में इमीडिएट डिडक्शन वुड बी व्हाट, 0। ओके, परफेक्ट। अब ये आपका एग्जाम्पल हो गया। और ठीक है, दिस इज अमोर्टाइज्ड ओवर 180 मंथ्स और 15 ईयर्स, सॉरी नॉट 5 ईयर्स, 15 ईयर्स। हाँ। और फॉर्म क्या रिक्वायर्ड रहता है, 4562। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन और कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टार्टअप कॉस्ट, स्टार्टअप कॉस्ट। ठीक है। चलिए, आज के लिए हमने काफी सारा टॉपिक को कवर कर लिया है, काफी सारा अच्छा और नया इंटरेस्टिंग टॉपिक हमने डिस्कवर करा है। नाउ इफ यू गाइस हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज लेट मी नो, आई वुड डेफिनेटली गेट इन टच विद यू एंड डिस्कस ऑल द प्रॉब्लम्स। मुझसे एक मिस्टेक हुई है, दिस इज लाइक 15 ईयर्स, सॉरी दिस इज 15 ईयर्स नॉट 5 ईयर्स। वो फ्लो के अंदर 5 ईयर्स निकल गया, बट दैट इज 15 ईयर्स। तो जो भी अमोर्टाइजेशन करना होगा, वैल्यू डिवाइडेड बाय 15 ईयर्स हो जाएगा। 180 मंथ्स इज लाइक 180, मतलब डिवाइडेड बाय 12 करूंगा तो वो 15 ईयर्स निकलेगा। तो दैट इज नॉट 5 ईयर्स, दैट इज 15 ईयर्स। तो अपॉलॉजीज फॉर दैट, फ्लो में थोड़ा सा बाहर आ गया, बट आपको मोटा मोटा वो कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। अगर अब आपको कोई भी दिक्कत हुई है प्लीज लेट मी नो। एंड नाउ वी विल बी स्टॉपिंग अ टॉपिक हियर ओनली। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर वी विल बी मूविंग अहेड।
विद द रेस्ट ऑफ द टॉपिक। इसमें थोड़ा सा टाइम और लगेगा, अभी इसके काफी सारे पार्ट्स को हमको कवर करना पड़ेगा। इसमें करीबन करीबन 14 से 15 टॉपिक रहते हैं। ठीक है, जैसे ये 14-15 टॉपिक कवर हो जाएंगे उसके बाद में इसका एक और पार्ट रहेगा। सो पार्टनरशिप और एस कॉपरेशन, दिस विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक, बट वंस दिस हैज बीन डन यू विल बी फुल्ली रेडी टू प्रिपेयर अ 1065 फॉर्म। ठीक है, सो हैव पेशेंस, धीरे धीरे हमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जस्ट इन केस इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन रीच मी आउट, you can book one-to-one call, you can join the doubt sessions, whatever you like, you can reach me out on WhatsApp. I will be replying you back in within 24 hours for your doubts. ठीक है, थोड़ा सा टाइम मुझे भी देना प्लीज। Done. So if you do not see me tomorrow, till then it's good day, good evening and goodbye.